नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक में सबसे पहले बात करते हैं श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की। हाल ही में श्रम और रोजगार मंत्रालय ने विनिर्माण, खनन और सेवा क्षेत्र के लिए प्रारूप आदर्श स्थायी आदेश जारी किए हैं। स्थायी आदेश औद्योगिक प्रतिष्ठानों में कार्य करने वाले श्रमिकों के लिए आचरण के नियमों का उल्लेख करते हैं। आपको बता दें कि सेवा क्षेत्र के लिए अलग से प्रारूप आदेश पहली बार तैयार किए गए हैं। दरअसल औद्योगिक संबंध संहिता 2020 और कर्मचारियों के आचरण के लिए मानक निर्धारित करने के लिए केंद्र सरकार को सशक्त बनाती है। ये आदेश ऐसे सभी औद्योगिक प्रतिष्ठानों पर लागू होंगे जो 300 या अधिक श्रमिकों को रोजगार प्रदान करते हैं, जबकि पहले ये 100 श्रमिकों के लिए था। उपजीविका जन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता 2020 के तहत शामिल है। आइए अब स्थायी आदेश की मुख्य विशेषताएं जानते हैं। घर से कार्य करने की अवधारणा को औपचारिक रूप प्रदान किया गया है। कोई कर्मचारी नियोक्ता द्वारा निर्धारित समय के लिए ही घर से कार्य कर सकता है। श्रमिकों को स्थायी, अस्थायी, प्रशिक्षु, परिवीक्षाधीन, बदली और नियतकालिक रोजगार के रूप में वर्गीकृत किया गया है। दरअसल बदली किसी स्थायी कामगार या परिवीक्षाधीन के अस्थायी रूप से अनुपस्थित रहने के कारण संबंधित पद पर नियुक्त कामगार को दर्शाता है। कदाचार के तहत कृत्यों की विभिन्न श्रेणियों को भी परिभाषित किया गया है। इसके लिए एक कर्मी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। इन कार्रवाइयों में ड्यूटी पर सो जाना, नियमित रूप से उपस्थिति में विलंब और बिना अवकाश के आदतन अनुपस्थिति शामिल है। किसी कर्मचारी के 12 महीने में 3 या अधिक बार किसी कदाचार का दोषी पाए जाने को अनुशासनहीनता के संबंध में आदि के रूप में परिभाषित किया गया है। अगली खबर फसाई से संबंधित है। भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण यानी फसाई ने खाद्य पदार्थों में ट्रांस फैटी एसिड्स की मात्रा में कमी करने के लक्ष्य निर्धारित किए हैं। फसाई ने तेल और वसा में ट्रांस फैटी एसिड्स की मात्रा की वर्तमान अनुमेय सीमा 5% से घटाकर वर्ष 2021 तक 3% और वर्ष 2022 तक 2% करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। ये विश्व स्वास्थ्य संगठन के वर्ष 2023 तक ट्रांस फैट के वैश्विक स्तर पर उन्मूलन के उद्देश्य के अनुरूप है। संशोधित विनियम खाद्य परिष्कृत तेलों, वनस्पति आंशिक रूप से हाइड्रोजनीकृत तेल, कृत्रिम मक्खन, बेकरी शॉर्टनिंग और वनस्पति फैट स्प्रेड और मिश्रित फैट स्प्रेड जैसे भोजन पकाने के अन्य माध्यमों आदि पर लागू होंगे। ट्रांस फैट वनस्पति तेलों से उत्पादित असंतृप्त वसा है। ये सामान्य तौर पर मार्जरीन बनाने में और व्यावसायिक रूप से पके हुए या तले हुए खाद्य पदार्थों में उपयोग होती है। पहला है कृत्रिम ट्रांस फैट जो मानव निर्मित वसा है। इन्हें हाइड्रोजनीकरण नामक एक रासायनिक प्रक्रिया के माध्यम से उत्पादित किया जाता है। दूसरे हैं प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले ट्रांस फैट जो दूध और मांस सहित कई पशु उत्पादों में पाए जा सकते हैं। ट्रांस फैट हृदयाघात और कोरोनरी हृदय रोग के कारण होने वाली मृत्यु के बढ़ते जोखिम से संबंधित है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार ट्रांस फैटी एसिड्स के सेवन के कारण विश्व स्तर पर प्रतिवर्ष लगभग 5.4 लाख लोगों की मृत्यु होती है। अगली खबर आसूचना ब्यूरो से संबंधित है। केंद्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो ने बिटकॉइन ट्रेडिंग पर 18% वस्तु एवं सेवा कर आरोपण का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। वित्त मंत्रालय के तहत कार्यरत CEIB ने क्रिप्टो करेंसी पर GST लगाने पर एक अध्ययन किया है। साथ ही ये सुझाव भी दिया है कि बिटकॉइन को अमूर्त आस्तियां यानी इंटेंगिबल एसेट्स वर्ग के तहत वर्गीकृत किया जा सकता है और इसमें सभी लेन देन पर GST आरोपित किया जा सकता है। इससे सरकार बिटकॉइन ट्रेडिंग पर वार्षिक 7,200 करोड़ रुपए की आय अर्जित कर सकती है। आइए अब क्रिप्टो करेंसी के बारे में भी जानते हैं। क्रिप्टो करेंसी एक प्रकार की डिजिटल मुद्रा है जो सुरक्षा और जालसाजी उपायों के लिए क्रिप्टोग्राफी का उपयोग करती है। ये सामान्य तौर पर किसी भी केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा जारी नहीं की जाती है, इसलिए इसे सरकारी हस्तक्षेप या हेरफेर से प्रतिरक्षा प्राप्त है। इसके उदाहरणों में शामिल है बिटकॉइन, एथेरियम, रिपल आदि। प्रत्येक क्रिप्टो करेंसी का नियंत्रण ब्लॉकचेन नामक वितरित लेजर तकनीक के माध्यम से किया जाता है। ब्लॉकचेन एक साझा और अपरिवर्तनीय बही खाता है। ये एक व्यापार नेटवर्क में लेन देन के अभिलेखन और परिसंपत्तियों की निगरानी की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाता है। इससे पहले मार्च 2020 में उच्चतम न्यायालय ने RBI द्वारा आभासी मुद्रा क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग पर लगाए गए प्रतिबंध हटा दिए थे। वर्तमान में भुगतान के एक माध्यम के रूप में क्रिप्टो करेंसी को भारत में किसी भी केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा न तो अधिकृत किया गया है और न ही विनियमित किया गया है।
अगली खबर क्लाइमेटोलॉजी से संबंधित है। एक रिपोर्ट के अनुसार तड़ित के कारण होने वाली मृत्युओं में 37% की कमी हुई है। ये निष्कर्ष एक गैर लाभकारी संगठन क्लाइमेट रेजिलिएंट ऑब्जर्विंग सिस्टम प्रमोशन काउंसिल द्वारा जारी एक रिपोर्ट का भाग है। ये संगठन भारत मौसम विज्ञान विभाग के साथ मिलकर कार्य करता है। रिपोर्ट के अनुसार प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली कुल मृत्यु में तड़ित से होने वाली मौतों की 33% हिस्सेदारी है। वर्ष 2019-20 के दौरान 60% से अधिक मृत्यु उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, ओडिशा और झारखंड में हुई थी। तड़ित की घटना वातावरण में विद्युत का एक बहुत तीव्र और वृहद पैमाने पर विसर्जन है। इसमें से कुछ भाग पृथ्वी की सतह की ओर अग्रेसित होता है। व्यापक पैमाने पर आर्द्रता युक्त मेघों में ऊपर जाने और नीचे आने वाले हिमकणों के बीच टकराव से तड़ित उत्पन्न होती है। इसमें मेघ की ऊपरी परत धनात्मक रूप से आवेशित हो जाती है और मध्य की परत ऋणात्मक रूप से आवेशित हो जाती है। ऐसे में दो परतों के बीच विशाल विद्युत विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न हो जाता है। इस विभवांतर की वजह से एक विद्युत प्रवाह निर्मित होता है। अगली खबर ताप विद्युत संयंत्रों से। विद्युत मंत्रालय के अनुसार ताप विद्युत संयंत्रों के एक रूप उत्सर्जन मानदंड अव्यवहारिक हैं। विद्युत मंत्रालय ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को सुझाव दिया है कि उसे गंभीर रूप से प्रदूषित क्षेत्र और सुदूरवर्ती क्षेत्रों में स्थित थर्मल पावर प्लांट्स के लिए एक रूप मानदंड लागू करने की बजाय संपूर्ण देश में परिवेशी वायु गुणवत्ता को लक्षित करना चाहिए। वर्ष 2015 में पर्यावरण मंत्रालय ने थर्मल पावर प्लांट्स के लिए वायु प्रदूषण मानकों की स्थापना के लिए एक अधिसूचना जारी की थी। कार्यान्वयन के लिए समय सीमा वर्ष 2017 थी, जिसे पूर्ण अनुपालन के लिए वर्ष 2022 तक बढ़ा दिया गया है। इन मानदंडों के अनुपालन के लिए सभी थर्मल पावर प्लांट्स को फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन और सिलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन जैसे उपाय करने आवश्यक होंगे। फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन जीवाश्म ईंधन आधारित विद्युत संयंत्रों की एग्जॉस्ट फ्लू गैस से और अन्य सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जन प्रक्रियाओं से निकलने वाली गैस से सल्फर डाइऑक्साइड को अलग करने के लिए उपयोग की जाने वाली एक तकनीक है। अब विद्युत मंत्रालय ने उच्च जोखिम युक्त वायु गुणवत्ता वाले क्षेत्रों को प्राथमिकता देकर थर्मल पावर प्लांट्स द्वारा प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों के संस्थापन के लिए समय सीमा की समीक्षा करने का सुझाव दिया है। सभी विद्युत संयंत्रों द्वारा एक साथ ऑर्डर करने और अनुबंध करने से उपकरण की कीमत में कृत्रिम बढ़ोतरी हो सकती है। इसके अलावा यदि आगामी कुछ वर्षों में उत्सर्जन नियंत्रण के कार्यान्वयन को त्वरित किया जाता है तो आत्मनिर्भर भारत योजना को बढ़ावा मिलेगा। आइए अब नजर डालते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। भारत अर्जेंटीना, चिली और बोलीविया में लिथियम भंडार की खोज के लिए प्रयासरत है। हाल ही में भारत ने संयुक्त रूप से लिथियम की खोज के लिए अर्जेंटीना के साथ एक समझौता किया है। वर्तमान में अर्जेंटीना में लिथियम का तीसरा सबसे बड़ा भंडार विद्यमान है। भारत दो अन्य शीर्ष लिथियम उत्पादक देशों जैसे चिली और बोलीविया में भी लिथियम की खोज कर रहा है। लिथियम एक रजत श्वेत रंग की क्षारीय धातु है। लिथियम का उपयोग लिथियम आयन रिचार्जेबल बैटरियों के निर्माण में एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में किया जाता है। आपको बता दें कि ये बैटरियां विद्युत वाहनों, लैपटॉप, मोबाइल फोन आदि को विद्युत प्रदान करती हैं। वर्तमान में भारत लिथियम सेल के लिए आयात पर अत्यधिक निर्भर है। भारत को बैटरी निर्यात करने वाले शीर्ष 3 राष्ट्र हैं चीन, हांगकांग और वियतनाम। प्रमुख बंदरगाह न्यासों में तल मार्जन यानी ड्रेजिंग परियोजनाएं। उच्च पूंजीगत व्यय की वजह से सरकार ने प्रमुख बंदरगाह न्यासों में तल मार्जन परियोजनाओं के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपीपी प्रणाली को जारी किया है। तल मार्जन द्वारा झीलों, नदियों, बंदरगाहों और अन्य जल निकायों के तल से तलछट और मलबे को हटाया जाता है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने उच्च क्षमता वाले कंटेनर पोतों का संचालन करने के लिए गहराई को 2 से 3 मीटर से 17 मीटर तक बढ़ाने पर बल दिया है। ये अत्यधिक किफायती होने के कारण परिवहन लागत में कमी करने में सहायता करेगा, क्योंकि इसके अंतर्गत बल्क कार्गो के प्रबंधन के लिए कार्गो की आवाजाही को कैप्साइज पोतों में स्थानांतरित किया जाएगा। क्योंकि इसके अंतर्गत बल्क कार्गो के प्रबंधन के लिए कार्गो की आवाजाही को कैप्साइज यानी सबसे बड़े आकार के पोतों में स्थानांतरित किया जा सकेगा। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान पीएम आशा। सरकार द्वारा प्रदर्शनकारी किसानों के साथ गतिरोध को समाप्त करने के लिए पीएम आशा अभियान में धान और गेहूं को शामिल किया जा सकता है। सरकार का ये कदम धान और गेहूं को मूल्य न्यूनता भुगतान के लिए पात्र बना देगा। इसके अंतर्गत अभी तक दलहन, तिलहन और गिरी शामिल है। पीएम आशा का उद्देश्य किसानों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करवाना है। इसके तहत केंद्र या तो प्रत्यक्ष निर्दिष्ट कृषि उपज की खरीद कर सकता है, या यदि कीमतें न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम है तो इस मूल्य अंतर का भुगतान कर सकता है। पीएम आशा अभियान के 3 घटक हैं: मूल्य समर्थन योजना, मूल्य न्यूनता भुगतान योजना और निजी खरीद स्टॉकिस्ट पायलट योजना।
भारत ने आपातकालीन उपयोग के लिए कोविड-19 टीकों को स्वीकृति प्रदान की। स्वीकृत किए गए टीके हैं कोविशील्ड। इसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने विकसित किया है। ये ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन पर आधारित है। और दूसरा है कोवैक्सीन, जिसे भारत बायोटेक द्वारा भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) के सहयोग से विकसित किया गया है। वैक्सीन को औपचारिक रूप से केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन CDSCO द्वारा अनुमोदित किया जाता है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन औषधीय और चिकित्सा उपकरणों के लिए एक मुख्य विनियामक निकाय है। ये देश में औषध अनुमोदन, नैदानिक परीक्षणों के संचालन, औषध के लिए मानक निर्धारण और आयातित औषध की गुणवत्ता और नियंत्रण के लिए उत्तरदायी है। परमाणु ऊर्जा विभाग प्रौद्योगिकियों को उद्योग जगत में स्थानांतरित करने की दिशा की ओर अग्रसर है। परमाणु ऊर्जा विभाग की अनुसंधान और विकास इकाई द्वारा उद्योग जगत को लगभग 25 से 30 प्रौद्योगिकियां हस्तांतरित की जाएंगी। वर्तमान में व्यावसायिक अनुकूलन के लिए उद्योग जगत में 150 से अधिक प्रौद्योगिकियां उपलब्ध हैं। हस्तांतरित विभिन्न तकनीकों में शामिल है निसार गरुना, ये एक बायोगैस संयंत्र है जो जैव निम्नीकरण अपशिष्ट संसाधन प्रौद्योगिकी पर आधारित है। दूसरी है भाभा कवच तकनीक, ये एक बुलेट प्रूफ जैकेट है। और अन्य है प्राकृतिक आपदाओं के दौरान व्यापक दीर्घकालीन संग्रहणीय आहार प्रौद्योगिकी और अन्य लक्षित प्रौद्योगिकियां। दीपोर बील। हाल ही में जिला प्रशासन ने संकुचित होती दीपोर बील आर्द्रभूमि के अतिदोहन को अवरुद्ध करने के लिए दीपोर बील में सामुदायिक मत्स्यन को प्रतिबंधित कर दिया है। दीपोर बील एक ताजे जल की झील है। इसे असम के निचले भाग की ब्रह्मपुत्र घाटी में बड़ी और महत्वपूर्ण नदी आर्द्रभूमियों में से माना जाता है। ये रामसर सूची में शामिल असम का एकमात्र स्थल है। इसके अलावा बर्ड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा इसे महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र स्थलों में से एक के रूप में भी चयनित किया गया है। यहाँ पाए जाने वाले जीव जंतुओं में शामिल हैं साइबेरियन क्रेन, लेसर एडजुटेंट स्टॉक पक्षी, एशियाई हाथी आदि। जुकू घाटी। हाल ही में जुकू घाटी क्षेत्र में व्यापक पैमाने पर वनाग्नि की घटना घटित हुई है। जुकू घाटी या फूलों की घाटी नागालैंड और मणिपुर के बीच अवस्थित है। ये एक लोकप्रिय ट्रैकिंग स्थल है जो अपने लिली पुष्प और जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। आपको बता दें कि ये नागालैंड के राज्य पक्षी बैलिथ ट्रगोपैन का वास स्थल भी है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए। नमस्कार।